Hello, future cadets. I hope all of you are staying safe and studying hard. So H2A batch में पॉलिटी के नेक्स्ट सेशन पे हम आ चुके हैं. We have covered a lot of topics till now. Preamble, salient features of the Indian Constitution. We have covered बेसिक स्ट्रक्चर, फिर बेसिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड वेरियस केसेस. आज नेक्स्ट टारगेट जो हमारा था दैट वाज फंडामेंटल राइट्स, उसको हम कवर करेंगे. सो आई हैड गिवन यू 2 days टू कंप्लीट द टॉपिक ऑफ फंडामेंटल राइट्स. सो मैंने आपको 2 दिन दिए थे पूरा फंडामेंटल राइट्स कंप्लीट करने के लिए. एंड आई सिंसियरली होप कि आप सभी ने यार फंडामेंटल राइट्स इन 2 दिन में कंप्लीट कर लिया है. तो एक बार कमेंट में बता दो मुझे किस किस ने कंप्लीट कर लिया और जो जो आपके डाउट्स हैं, सो दैट मैं सीधे उन डाउट्स को टेक अप कर सकूं. आई कैन सी दोस डाउट्स दैट यू गाइस हैव एंड उन डाउट्स को मैं डायरेक्टली एड्रेस कर सकूं, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल हैव अ लॉट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ डाउट्स इन दीज टॉपिक्स. सो स्टार्ट पोस्टिंग योर डाउट्स बिफोर आई गो थ्रू द सेशन एंड एक बार क्विकली आई कैन अंडरस्टैंड कि आप लोगों के क्या क्या डाउट्स हैं. ठीक है, सबने कंप्लीट कर दिया. वेरी गुड, वेरी गुड. मिंटू, रिया, ज्योति, दीपा, अंकित, great, great that everyone has completed it. So let's go through the chapter. I'll again, जैसा हमारा तरीका रहा है, एक बार मैं कंप्लीट चैप्टर से ओवरव्यू आपको दे दूंगा, सो दैट एक बार आपका रिवीजन भी हो जाए जो हमने आप लोगों ने होमवर्क किया है. एंड देन फिर हम जैसा क्विज करते हैं, we'll do a quiz. So जो बच्चे रिकॉर्डेड वीडियोस देखते हैं गाइस, H2O बैच इज अ पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप. इट इज नॉट वन टू लाइक, ऐसा नहीं है कि ये मोनोलॉग है, मैं सिर्फ कंटेंट दे रहा हूँ और आप उसको याद कर रहे हो. H2O बैच की जो फिलॉसफी है वो बहुत सिंपल है. आपको एक प्री डिफाइंड स्केड्यूल मैंने दे दिया है दैट आज इस दिन आपको क्लास में आने से पहले ये टॉपिक पढ़ के आना है. आप उस टॉपिक को पढ़ के आएंगे क्लास में. उस टॉपिक पे मैं एक चर्चा करूंगा. आई गिव यू अ ब्रॉड ओवरव्यू ऑफ द टॉपिक, क्या क्या उससे क्वेश्चंस पॉसिबल थे जो बन सकते थे, एंड उसके माध्यम से आपका रिवीजन होगा. उसके बाद मैं आपसे वन टू वन क्विज करूंगा मैं आपसे, जैसे हमारी क्लासेस टेलीग्राम पे लाइव होती है. सो आई आस्क यू टू अनम्यूट, जैसा क्लास में होता था टीचर किसी को भी खड़ा करके पूछता था. आई आस्क यू क्वेश्चंस इन दैट वे सो दैट चीजें आपके माइंड में क्रिस्टलाइज हो जाए. वो क्वेश्चंस मोस्टली वो होंगे जिनके एग्जाम में आने के चांसेस है या जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं. सो इफ यू वांट टू हैव मोर सच सेशंस, फील फ्री टू रीच आउट अस ऑन टेलीग्राम एंड यूट्यूब पे आप रिकॉर्डिंग क्लासेस तो देख ही रहे हैं. ठीक है, सो फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, सबसे पहले कहां प्रेजेंट है हमारे संविधान के, हम सबको पता है पार्ट 3 में, आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 में. ठीक है, कहां से इंस्पायर्ड थे हमने देख लिया था, बिल ऑफ राइट्स ऑफ यूएसए से इंस्पायर्ड है. अब आ जाते हैं इसकी थोड़ी फिलॉसफी पे. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फंडामेंटल राइट्स, और इफ आई वर टू से फंडामेंटल राइट्स में ऐसा फंडामेंटल क्या है, व्हाट इज सो फंडामेंटल इन फंडामेंटल राइट्स दैट दे आर कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स. राइट्स तो बहुत तरीके से होते हैं. राइट का मतलब क्या है, अधिकार. राइट सिंपली मीन्स योर अधिकार, जो आपके अधिकार हैं. ठीक है, सो फंडामेंटल राइट कौन से अधिकार हैं, जो मौलिक हैं, जो एकदम बेसिक राइट्स हैं. बेसिक किस पर्पस के लिए, वाई आर दे फंडामेंटल, दे आर फंडामेंटल टू एन इंडिविजुअल, बिकॉज इन राइट्स के बेसिस पे इंडिविजुअल अपनी इंट्रिंसिक वर्थ रियलाइज कर सकता है. वाई आर दे फंडामेंटल, बिकॉज हर एक इंडिविजुअल की जो इंट्रिंसिक वर्थ है, इंट्रिंसिक वर्थ का मतलब हर एक की एक इनहेरेंट वैल्यू है. हर इंसान के अंदर एक वैल्यू आ जाती है जस्ट बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग बोर्न अ ह्यूमन. तो ये ह्यूमन राइट्स की एक फिलॉसफी है जो कहता है चाहे कोई अमीर हो चाहे कोई गरीब हो, हर कोई के अंदर एक इंट्रिंसिक ह्यूमन वर्थ है जिसकी वैल्यू सेम है. सो हर कोई अपनी एक इंट्रिंसिक ह्यूमन वर्थ को एक्चुअलाइज कर सके. उस एक्चुअलाइजेशन के प्रोसेस को रियलाइज करने के लिए जो राइट्स हमें एसेंशियल होते हैं, उन राइट्स को इंडिया ने फंडामेंटल राइट्स की डेफिनेशन में डाला है. ठीक है, ओके. सो फंडामेंटल राइट्स को फंडामेंटल क्यों किया जाता है, व्हाई आर दे कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स, व्हाट इज सो फंडामेंटल अबाउट देम, वो हमने देख लिया. अब एक और चीज आ जाती है, हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम अदर राइट्स, व्हाट आर द अदर काइंड्स ऑफ राइट्स जो एक डेमोक्रेसी हमें देती है. देयर आर सर्टेन राइट्स लाइक लीगल राइट्स. ठीक है, देयर आर सर्टेन अदर राइट्स व्हिच आर कॉल्ड एज कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, एंड इन्हीं कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का एक सबसेट है व्हिच इज कॉल्ड एज फंडामेंटल राइट. लीगल राइट कैसा है, जैसे इंडिया में यू हैव अ लीगल राइट टू हैव अ लेट्स से यू हैव अ लीगल राइट टू ड्रिंक liquor if you are let's say 25 plus in Delhi. ठीक है, अगर 25 साल से ज्यादा हो तो आप पे एक लीगल राइट है कि आप दिल्ली में शराब पी सकते हो. ठीक है, बट इट इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट. कॉन्स्टिट्यूशनल राइट एक बड़ा सर्किल है
उसके अंदर एक छोटा सर्किल है फंडामेंटल राइट का। यानी हर एक फंडामेंटल राइट एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, बट हर एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट फंडामेंटल राइट नहीं है। जैसे राइट टू प्रॉपर्टी है, राइट टू प्रॉपर्टी इज नाउ अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, इट इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। पहले वो एक फंडामेंटल राइट भी था और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी था। जैसे आर्टिकल 326 किससे डील करता है मुझे बताओ? आर्टिकल 326 किससे डील करता है? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी हर एक इंसान को इंडिया में 18+ जो है उसको वोटिंग का अधिकार है। तो ये कैसा राइट है? ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, बिकॉज उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल मेंशन करता है। इट इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट क्या है? जैसे राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, आर्टिकल 21, तो ये फंडामेंटल राइट है। ठीक है, अब इन तीनों राइट्स की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है? देखो, फंडामेंटल राइट सबसे ज्यादा पावरफुल स्ट्रॉन्गेस्ट है, उसके बाद होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, एंड देन वी हैव अवर लीगल राइट्स। तीनों ही अधिकार दे रहे हैं। अब मैंने फंडामेंटल राइट्स को आपको क्यों बोला वाई आर दे मच मोर पावरफुल स्ट्रॉन्गर? क्योंकि फंडामेंटल राइट्स अगर आपके छीने जा रहे हैं या रिस्ट्रिक्ट किए जा रहे हैं, तो उसको रिस्ट्रिक्ट करना इज द मोस्ट डिफिकल्ट। अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का कभी हनन होता है, तो यू कैन डायरेक्टली गो टू द हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट टू गेट देम एनफोर्स। ठीक है, सो ये फंडामेंटल राइट्स की सिग्निफिकेंस है, दैट उनको रिस्ट्रिक्ट करना बहुत मुश्किल है। दूसरा, अगर उनको आपको लगता है आपके फंडामेंटल राइट्स आप उनको इंजॉय नहीं कर पा रहे, तो आप डायरेक्टली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32, हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के लिए, हाँ, इन राइट्स को अगर कोर्ट को छीनना है तो उसे उसको अगर किसी लेजिस्लेचर ने छीनना है तो उसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा। बट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को एनफोर्स कराने के लिए आप डायरेक्टली रिट्स नहीं फाइल कर सकते। रिट्स आर यूजुअली फाइल्ड स्पेशली इन द सुप्रीम कोर्ट में। अगर आपको रिट फाइल करनी है, only way in which you can file a writ in Supreme Court directly is if it's a violation of fundamental right. अगर आपके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का वायलेशन है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाके रिट फाइल नहीं कर सकते। हाई कोर्ट को आप अप्रोच कर सकते हैं, बट नॉट ऑन द ग्राउंड कि आपको फंडामेंटल राइट वायलेशन हो रहा है। लीगल राइट्स आर अदर राइट्स जो वेरियस लॉज एक्ट्स के अंदर क्रिएट होते हैं। ठीक है, सो उनको रिस्ट्रिक्ट करना आसान होता है। लीगल राइट्स बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट क्रिएट करती है। ठीक है, वेयर एज फंडामेंटल राइट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट क्रिएट करती है। ठीक है, सो राइट्स का बेसिक मतलब क्या हो गया? अधिकार। राइट्स हमारे लिए क्यों जरूरी है वो हमने समझ लिया। एंड देन इट्स टॉक अबाउट हिस्ट्री। इट्स कॉल्ड एज मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। पार्ट 3 ऑफ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो फंडामेंटल राइट इंक्लूड करता है, इट्स कॉल्ड एज मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा एसेंशियली ब्रिटेन में क्या था? ब्रिटेन में 19 आई गेस 1200 के आसपास या इस टाइम के अराउंड ब्रिटेन में पहली बार राइट्स देने शुरू हुए थे, बिकॉज ब्रिटेन वॉज अ मोनार्की। तो वहां के जो लोग थे उन्होंने राइट्स मांगे, और वो जो राइट्स उन्हें दिए गए थे, इट वाज कॉल्ड एज मैग्ना कार्टा। तो सिमिलरली ये जो राइट्स इंडिया में दिए गए हैं, इसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया बोला जाता है। ठीक है, ओके। फिर देन आई थिंक इसमें आपको पढ़ के कोई ऐसा मेजर इशू नहीं आया होगा। फाइनली ये इनका काम क्या है? व्हाट डू दे डू? दे ऑपरेट एज लिमिटेशंस ऑन द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। ठीक है, इनकी एक बोथ नेगेटिव एंड इनके पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स है। नेगेटिव रोल क्या है फंडामेंटल राइट्स का? कि वो रिस्ट्रिक्ट करते हैं किसको? एग्जीक्यूटिव को और लेजिस्लेचर को। एग्जीक्यूटिव को कैसे? कोई भी सरकार, मान लो अभी कहीं कोई गवर्नमेंट है, लेट्स से XYZ गवर्नमेंट अभी सेंट्रल गवर्नमेंट में पावर में है, और वो आपका फोन इंटरसेप्ट कर देती है विदाउट ड्यू ऑथराइजेशन, तो आप कोर्ट में जा सकते हो कि मेरा राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन हुआ है। अगर कोई पुलिस आपको अरेस्ट कर देती है और आपको कोर्ट के सामने प्रेजेंट नहीं कर सकते, आप बोल सकते हो एग्जीक्यूटिव ने अपनी पावर को मिसयूज किया और मेरे फंडामेंटल राइट का वायलेशन किया है। सिमिलरली अगर कोई लेजिस्लेचर ऐसा लॉ बनाता है जो फंडामेंटल राइट्स में इनबिल्ट बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करता है, देन ऑल्सो यू कैन गो टू द कोर्ट एंड से कि ये लेजिस्लेचर ने गलत कदम उठाया है। याद करो, हमने कल की क्लास में ये बात डिस्कस की थी, दैट NJAC नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन जो थी, उनके ऊपर कैसे उस लॉ को कैसे कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन किया था, बिकॉज कोर्ट सेड कि इट्स अ वायलेशन ऑफ जुडिशियल इंडिपेंडेंस, जो एक बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, ओके, सो दिस इज क्लियर। दिस इज क्लियर, शैल आई मूव अहेड? ये वाला क्लियर हो गया कि क्या किसकी तरह काम कर रहा है? दे ऑपरेट एज लिमिटेशंस।
लिमिटेशंस किसके लिए? बोथ ऑन द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर, यानी पार्लियामेंट के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन लगाता है एंड ऑल्सो ऑन द एग्जीक्यूटिव, सरकार के ऊपर भी, ठीक है। आई होप लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, तीनों पिलर्स के बारे में आपको पता है, ठीक है। सो अगेन दिस लाइन यू कैन यूज इन योर एसएसबीज दैट इट वांट्स टू इंश्योर अ गवर्नमेंट ऑफ लॉ एंड नॉट ऑफ मैन, ठीक है। यानी सरकार लॉस की हो, ना कि जो उस समय राज कर रहा है उसके हिसाब से चले। देन अगेन दिस व्हाट वी हैव डिस्कस्ड। सो जैसा मैंने आपको बताया था, व्हाट आर द फंडामेंटल राइट्स दैट इंडिया हैज, मैंने आपको एक एक्रोनिम बताया था, रेफर, सेंट्रली, याद है किसी को? प्रोड्यूस्ड क्रॉप्स, ठीक है। रेफर सेंट्रली प्रोड्यूस्ड क्रॉप्स, सेंटर ने कोई क्रॉप्स प्रोड्यूस करी, उनको रेफर कर लो अगर आपको कोई दिक्कत हो। पहला मेजर ब्रैकेट ऑफ फंडामेंटल राइट हमारा क्या है? राइट टू इक्वालिटी, जो आर्टिकल 14 से 18 के बीच में प्रेजेंट था। राइट टू फ्रीडम, ओके। थर्ड था राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, देन फ्रीडम ऑफ रिलीजन, देन कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, राइट टू प्रॉपर्टी। ये ओरिजिनली फंडामेंटल राइट्स का पार्ट था, बट इट वाज बाय द फर्स्ट अमेंडमेंट उसको हटा के एक ऑर्डिनरी लीगल राइट बना दिया था, ठीक है। उसके बाद वी हैव आर्टिकल 32, ठीक है। 44th अमेंडमेंट, 44th, ओके। 44th अमेंडमेंट से, सॉरी, राइट टू प्रॉपर्टी, 44th अमेंडमेंट से इट वाज मेड अ लीगल राइट, ठीक है। यहां से डिलीट करके लीगल राइट, या फर्स्ट अमेंडमेंट से एसेंशियली 9 शेड्यूल था, बट उसका भी काम यही था कि राइट टू प्रॉपर्टी को कैसे हम नलीफाई कर सकते हैं, हाउ कैन वी इंश्योर कि उससे ना, उसमें मैं डिटेल में बात करूंगा, बट यहां से रिमूव करके वहां इट वाज 44th अमेंडमेंट, ठीक है। देन राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32, तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज 32। तो हमें 7 फंडामेंटल राइट्स ओरिजिनली थे, 44th अमेंडमेंट के बाद ओनली 6 है, और अभी भी ये 6 फंडामेंटल राइट्स ही एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। सो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है कि इंडिया के मेजर 6 फंडामेंटल राइट्स कौन से, तो दीज आर देयर, ठीक है। ओके, यस, हाई कोर्ट में देखो, जब मैं रेट ज्यूरिसडिक्शन की बात करूंगा ना, तो मैं इसमें बहुत अच्छे से डिटेल में कंपेयर करके वो दिखाया गया है कि कैसे दोनों के रेट ज्यूरिसडिक्शन अलग अलग है। सो दीज आर सर्टेन फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स। आई होप आपको पढ़ के समझ आ गया होगा, नथिंग वेरी डिफरेंट फ्रॉम दिस, इसमें ऐसा कुछ बहुत यूनिक नहीं था जो आपको पढ़ के ना समझ आए। सो आई थिंक ये पढ़ के आपको सब समझ आ गया होगा, इसमें नथिंग, देयर इज नो रॉकेट साइंस वाली चीज इसमें, एवरीथिंग वाज वेरी सिंपल। जैसा मैंने बोला था कि ये फंडामेंटल राइट्स दे आर नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड राइट्स है, सो इन पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती है। इफ द रिस्ट्रिक्शंस आर जस्टिफाइड, तो फंडामेंटल राइट्स पे रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती है, ठीक है। बट ये रिस्ट्रिक्शंस जस्टिफाइड है या नहीं, ये कौन डिसाइड करेगा? इट वुड बी डिसाइडेड बाय द कोर्ट्स, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करते हैं, ठीक है। फाइनली ये जब आप पढ़ोगे आपको सब समझ आ जाएगा, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। देन ये एक और चीज है कि सस्पेंशन, ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में था? इंडिया ने ये सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है? क्विकली टेल मी। ये हमने पिछली पॉलिटी की क्लास में पढ़ा था, क्विकली टेल मी कहां से बोरो किया है? करेक्ट, करेक्ट, बिल्कुल, जर्मनी का वेइमार कॉन्स्टिट्यूशन, जो अर्लियर, जिसको पहले वेइमार रिपब्लिक बोलते थे, वहां से हमने ये किया कि फंडामेंटल राइट्स हमारे सस्पेंड हो जाएंगे। कौन से सस्पेंड होंगे? देखो ये भी काफी इंटरेस्टिंग चीज है। आर्टिकल 20 और 21, तो कुछ हो जाए, दे वुड नेवर बी सस्पेंडेड, ठीक है। चाहे प्रलय आ जाए, नथिंग वुड बी सस्पेंडेड, ठीक है। आर्टिकल 19 के जो है वो कब सस्पेंड होंगे? वो तब सस्पेंड होंगे जब इमरजेंसी लगेगी। आर्टिकल 352, दैट इज वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन। देखो आर्टिकल 352 में जो नेशनल इमरजेंसी लगती है, ये जब हम इमरजेंसी पढ़ेंगे वो 3 बेसिस पे लग सकती है, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन एंड आर्म्ड रेबेलियन। तो अगर नेशनल इमरजेंसी वॉर एंड एक्सटर्नल एग्रेशन के बेसिस पे लगी है, तभी आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा, अदरवाइज आर्टिकल 19 कैन नॉट बी सस्पेंडेड ऑल्सो, ठीक है। और आर्टिकल 20 और 21, तो चाहे कैसी भी इमरजेंसी लगी हो, नहीं सस्पेंड होंगे। सो इमरजेंसी हमने पहले एक दिन, याद करो, सेलिएंट में देख रहे थे,
नेशनल इमरजेंसी, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी जिसको प्रेसिडेंट रूल भी बोलते हैं, फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो फंडामेंटल राइट्स कब सस्पेंड होंगे? ओनली इन द केस ऑफ नेशनल इमरजेंसी 352 वाली। उसमें भी कौन से फंडामेंटल राइट्स कभी सस्पेंड या कभी खत्म नहीं होंगे? सस्पेंशन का मतलब क्या है कि आप कोर्ट नहीं जा सकते। ऐसा इसका मतलब ये नहीं है कि लेट्स से आपको आर्टिकल 40 आर्टिकल 14 अगर राइट टू इक्वालिटी दे रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जिस दिन नेशनल इमरजेंसी वॉर के बेसिस पे लग गई तो हम अनइक्वल हो जाएंगे। नहीं, इक्वल तो हम तब भी रहेंगे, बट अगर आप कोर्ट में जाके ये कहते हो कि मेरा राइट टू इक्वालिटी एनफोर्स करो, तो कोर्ट उसको एंटरटेन नहीं करेगा। इफेक्टिवली आप उस राइट को जाके कोर्ट में अपने एग्जीक्यूट नहीं करवा सकते। दैट इज व्हाट मींस बाय सस्पेंशन। उसका मतलब ये नहीं होगा कि वो राइट ही इन एंड ऑफ इटसेल्फ खत्म हो जाएगा, उसका एग्जीक्यूशन कोर्ट में जाना बिकम्स डिफिकल्ट। ठीक है, सो नेशनल इमरजेंसी जो 352 वाली है, उसमें भी 2021 को तो आप छू नहीं सकते। ठीक है, आर्टिकल 19 भी आपका तब रिस्ट्रिक्ट आप करोगे, ऑटोमेटिकली 19 ऑटोमेटिकली रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा अगर जो इमरजेंसी लगी होगी वो वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन के बेसिस पे लगी होगी। अगर किसी आर्म्ड रेबेलियन के बेसिस पे, देन आप 19 को भी नहीं छू सकते। ठीक है, सो कितने हाई लेवल ऑफ प्रोटेक्शन दी गई है फंडामेंटल राइट्स को, ये यहां से हमें दिखता है। ठीक है, ये डिटेल में जब हम इमरजेंसी वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब समझ आएगा। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ये आपको पता होना चाहिए। फंडामेंटल राइट्स के स्कोप पे रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है। पहले रिस्ट्रिक्शन आर्टिकल 31 है। 31A एसेंशियली डील करता है कुछ ऐसे लॉज जो एक्विजिशन ऑफ स्टेट, जमीन एक्वायर करने के लिए, कहीं कोई एनिमी प्रॉपर्टी थी उसको एक्वायर करने के लिए, उस तरीके के जो भी लॉज बनाए हैं उन लॉज को आर्टिकल 31A में डाला हुआ है, उसको लेके 31A में जिक्र है। तो इसके अंदर जो भी लॉज है वो स्कोप ऑफ फंडामेंटल राइट से प्रोटेक्टेड है। ठीक है, आर्टिकल 13B एसेंशियली इसमें जो 9 शेड्यूल में चीजें इंक्लूड की गई हैं उसको इंक्लूड किया गया। ठीक है, और आर्टिकल 13C इसमें एसेंशियली डीपीएसपीस को इंप्लीमेंट करने के लिए अगर कोई लॉ बनाया जाता है और वो फंडामेंटल राइट को किसी फंडामेंटल राइट को थोड़ा शैडो भी करता है, देन ऑल्सो कोर्ट वुड परमिट इट। स्पेसिफिकली कौन से डीपीएसपीस, ये हम डीपीएसपी के चैप्टर में पढ़ेंगे। ये एक्चुअली मिनर्वा मिल्स के केस में ये चीज होल्ड की गई थी, जो हमने पिछली क्लास में देखा था कि फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में एक बैलेंस हार्मोनियस बनाने की कोशिश की जाएगी, बट फंडामेंटल राइट्स इन इफेक्ट थोड़े सुपीरियर हैं डीपीएसपी से। बट स्टिल दो डीपीएसपी ऐसे हैं जिनको इंप्लीमेंट करने के लिए अगर फंडामेंटल राइट हमारा रिस्ट्रिक्ट भी हो जाता है देन इट इज अलाउड। ठीक है, ये 31A में ना और ऐसे लॉ थे कई सारे जो स्टेट गवर्नमेंट ने बनाए थे कि कोई राजा महाराजा है उसकी कोई प्रॉपर्टी एक्वायर कर ली उन स्टेट गवर्नमेंट्स ने, और स्टेट गवर्नमेंट ने वो लॉ बनाया, फिर उस लॉ को भेज दिया प्रेसिडेंट के अप्रूवल पे, प्रेसिडेंट ने उसे अप्रूव कर दिया। ठीक है, तो गवर्नर ने प्रेसिडेंट को भिजवाया और प्रेसिडेंट ने उसे अप्रूव कर दिया, देन उस लॉ का नाम यहाँ पे लिख देता ताकि कल को जाके कोई उसको चैलेंज ना करे कि ये मेरा राइट टू जो प्रॉपर्टी है उसके अगेंस्ट है। सो इसको उस चीज को चेक करने के लिए दिस वाज डन। ठीक है, यस बिल्कुल सही, डीपीएसपीज दैट आर प्रोटेक्टेड आर 39B एंड 39C। अगर आपको ये नहीं भी पता था, नॉट टू वरी, बिकॉज डीपीएसपी वाले चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके अल्फा सियरा, नो इश्यूज। यस, तो ये कहां पे मेंशन है? दिस इज इन आर्टिकल 31C। तो हमें पता होना चाहिए 31A डील करता है स्टेट्स वाले मैटर से, 31B डील करता है आपका 9 शेड्यूल वाले से, 31C डील करता है हमारा डीपीएसपी के एनफोर्समेंट में। तो फंडामेंटल राइट्स लिमिट हो सकते हैं फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ 31A, 31B एंड 31C। ठीक है, देन अगेन दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू, बाकी पढ़ोगे जैसा जैसा समझ आ जाएगा। जैसे आप आर्म फोर्सेज में चले जाते हो तो आपके फंडामेंटल राइट्स आपके रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। जैसे आर्टिकल 19 आपको पावर देता है दैट यू कैन फॉर्म एसोसिएशंस, यूनियंस और ये सब, बट आर्म फोर्सेज कैन नॉट फॉर्म अ यूनियन व्हेन दे आर इन सर्विस। सो दिस इज वेरी क्लियर एंड फंडामेंटल राइट्स गेट रिस्ट्रिक्टेड, ये आर्टिकल 33 में हम देखेंगे। देन मार्शल लॉ, मार्शल लॉ पे भी आगे हम काफी डिटेल में देखेंगे। मार्शल लॉ एसेंशियली ऐसा होता है कि कहीं पे जब एकदम ही गवर्नेंस फेल हो गई और मिलिट्री उस एरिया की जो है वो आके आपके सिविलियन ड्यूटीज परफॉर्म करने लगे, मिलिट्री सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को कैरी ओवर करने लगे, देन इट इज कॉल्ड एज व्हाट? मार्शल लॉ। तो मार्शल लॉ थोड़े टाइम के लिए होता है और मार्शल लॉ के टाइम पे भी आपके फंडामेंटल राइट्स पे रिस्ट्रिक्ट किए जा सकते हैं। ठीक है, ये नेशनल इमरजेंसी से अलग है। ओके,
फाइनली एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दैट कोई भी फंडामेंटल राइट को अगर एनफोर्स करवाने के लिए एक्ट बनाने की जरूरत पड़ती है, जैसे आर्टिकल 21A है। व्हाट इज आर्टिकल 21A? सिर्फ सबने पढ़ा हुआ है, 86 अमेंडमेंट से इंट्रोड्यूस हुआ था। इट इज राइट टू एजुकेशन। तो राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट में तो डाल दिया गया, ठीक है, इट वाज एडेड टू फंडामेंटल राइट, बट उसको एनफोर्स करने के लिए अब एक्ट पास किया गया। तो कोई ऐसा फंडामेंटल राइट जिसको एनफोर्स करवाने के लिए, जिसे जमीन पे इंप्लीमेंट करने के लिए, हवा में बोलने से काम नहीं चलता ना। मैं बोलूं देश में अनटचेबिलिटी एक क्रिमिनल ऑफेंस है, तो अब मुझे एक लॉ ऐसा बनाना पड़ेगा जो पनिशमेंट डिफाइन करे कि अगर कोई अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करेगा तो उसको क्या पनिशमेंट दी जाएगी और कैसे पनिशमेंट दी जाएगी। सो भले ही फंडामेंटल राइट हमारा ये बोलते देयर इज राइट टू इक्वालिटी, अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस नहीं की जाएगी, बट अ लॉ वुड हैव टू बी मेड टू एंश्योर कि वो ना प्रैक्टिस हो। सो ऐसे अनेबलिंग लॉज बनाने की पावर भी सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट के पास है। स्टेट लेजिस्लेचर फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स कराने के लिए लॉ नहीं बना सकती। जैसे फॉर एग्जांपल हमने देख लिया राइट टू एजुकेशन वाला। सो इज दिस मच क्लियर? इतने में किसी को कोई डाउट है तो प्लीज आस्क। इज दिस मच क्लियर? एनी डाउट्स टिल दिस? इफ यू हैव एनी डाउट इन दिस प्लीज लेट मी नो। आई गेस किसी को कोई डाउट नहीं है इस पे, है तो प्लीज पूछो। ओके, so far so good, let's move ahead now. सर फीचर पॉइंट थ्री में कौन सा फीचर आपके समझ नहीं आया? पॉइंट थ्री इज एसेंशियली ये सारे कुछ स्टेट, मोस्ट ऑफ दिस राइट्स आर अवेलेबल अगेंस्ट स्टेट एंड सम ऑफ देम आर अवेलेबल अगेंस्ट एक्शंस ऑफ प्राइवेट सिटीजन। सो देखो, स्टेट के अगेंस्ट सारे राइट्स हैं। स्टेट के अगेंस्ट मतलब अगर आर्टिकल 14 सेज राइट टू इक्वालिटी, तो अगर स्टेट किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देती है और आपको नॉन प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दे सकती है, तो आप कोर्ट जा सकते हो कि भारत की जो स्टेट है वो मेरे अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेट कर रही है। बट आप ये नहीं कह सकते कोई प्राइवेट इंडिविजुअल है, ठीक है, देयर इज अ प्राइवेट इंडिविजुअल और वो आपको अपने घर में घुसने नहीं दे रहा और दूसरे बंदे को बुला रहा है, इनविटेशन दे रहा है, तो आप ये नहीं बोल सकते कि सपोज एक कोई इंडिविजुअल है, उसने अपने घर में हाउस पार्टी रखी, तो वो हाउस पार्टी में अपने एक दोस्त को बुला लेता है और दूसरे दोस्त को नहीं बुलाता, तो उसका दोस्त, ये दूसरा दोस्त जाके कोर्ट में ये नहीं बोल सकता इसने मुझे नहीं बुलाया और ये मेरे फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन है। तो स्टेट के अगेंस्ट तो सारे फंडामेंटल राइट्स एप्लीकेबल है, बट इनमें से कुछ ही फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल है अगेंस्ट द एक्शंस ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल। जैसे अनटचेबिलिटी है, तो अनटचेबिलिटी बोथ स्टेट के अगेंस्ट एज वेल एज इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट। अगर कोई आपको एक कॉमन पब्लिक वेल है, ठीक है, कुआं है, और उस कुएं से आपको कोई पानी इसलिए नहीं पीना दे रहा जस्ट बिकॉज यू बिलोंग टू अ सर्टेन कास्ट, देन यू कैन गो टू द कोर्ट। भले ही वो एक प्राइवेट कुआं भी हो, बट आप बोलो कि ये मुझे इससे पानी नहीं पीने दे रहा बिकॉज आई बिलोंग टू अ सर्टेन कास्ट। या कोई नाई है आपका, सपोज कोई नाई है, वो मना कर दे कि मैं आपके बाल नहीं काटूंगा बिकॉज यू बिलोंग टू अ सर्टेन कास्ट, देन यू कैन गो टू द कोर्ट एंड से कि ये मेरे फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। सो ऐसे कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट भी एप्लीकेबल है, ठीक है। ओके शुभिका, आई होप दैट मेक्स इट क्लियर। ओके ठीक है, सो इफ दिस इज क्लियर लेट्स मूव अहेड। अब एक एक करके सारे फंडामेंटल राइट्स डिस्कस करते हैं। सो आर्टिकल 12 से स्टार्ट करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद आर्टिकल 12। सबसे पहला ही फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 12। सो आर्टिकल 12 बात करता है, सबसे पहले उसका स्टेटमेंट पढ़ते हैं, व्हाट डज आर्टिकल 12 से। हैव यू गाइस रेड द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन? मैं सबको ये भी अर्ज करूंगा यार कि ओरिजिनल ना कॉन्स्टिट्यूशन की पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की पीडीएफ, आपको बीआर एक्ट के नाम से वो पीडीएफ मिल जाएगी। बिकॉज उससे क्या फायदा होगा, यू वुड एक्चुअली नो कि आर्टिकल की लैंग्वेज क्या कहती है। लक्ष्मीकांत में क्या है कि लैंग्वेज डिफाइंड नहीं है, बट एक बार आप ओरिजिनल आर्टिकल की लैंग्वेज पढ़ लोगे ना,
then things become little simple. सो आर्टिकल 12 एसेंशियली क्या करता है, स्टेट को डिफाइन करता है. स्टेट एसेंशियली क्या है, जो भी जहां भी इस पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में जहां भी वर्ड स्टेट आएगा इट वुड इंक्लूड ऑल दीज थिंग्स. और ये पार्ट 3 जो स्टेट की डेफिनेशन है, कोर्ट ने एक अजय हसिया केस हुआ था उसमें डिफाइन किया था काफी क्लियरली कि कोर्ट की स्टेट की डेफिनेशन में क्या क्या आएगा. ठीक है, सो एसेंशियली जो भी आप सोच सकते हो, पार्लियामेंट आएगा, स्टेट लेजिस्लेचर्स आएंगे, ठीक है, उसके अलावा जितनी भी म्यूनिसिपैलिटीज है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड म्यूनिसिपैलिटीज, ये तीनों तो आएंगी. इसके अलावा इन्होंने जो भी ऑर्गन्स, इंस्टीट्यूशंस, एजेंसीज बनाई है, जैसे सरकारी पीएसयूज जितनी है, कई सारी और स्टैट्यूटरी बॉडीज जो लॉ से बनी है, जैसे पीएफआरडी है, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, सेबी है, स्टॉक एक्सचेंज ब्यूरो ऑफ इंडिया, आरबीआई. सो जितनी भी बॉडीज जो आप सरकारी मोटा मोटा अपने माइंड में सोच सकते हो, ऑल ऑफ देम थिंक दे वुड कम अंडर दिस. ठीक है, सो स्टेट एंड ऑल इट्स एजेंसीज सब इसके अंदर आएगी. यहां ध्यान रखने वाली बात बस आपके माइंड में क्या होनी चाहिए, कौन नहीं आएगा. ठीक है, rather than कौन आएगा, यू शुड रिमेंबर, बिकॉज क्वेश्चन उससे ही आएगा दैट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द स्टेट. ठीक है, सो सबसे इंपॉर्टेंट बात है दैट जुडिशियरी इज नॉट अ पार्ट ऑफ द स्टेट. जुडिशियरी स्टेट की डेफिनेशन में नहीं आती एज पर पार्ट 3. पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है, फंडामेंटल राइट्स, जहां भी उस चैप्टर में जहां भी स्टेट का वर्ड आएगा वहां उसमें जुडिशियरी इज नॉट अ पार्ट ऑफ दैट. सिमिलरली कुछ स्पेसिफिक बॉडीज जैसे एनसीईआरटी इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस. ठीक है, कुछ इस तरीके की जो बॉडीज हैं दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ द स्टेट की डेफिनेशन. ठीक है, सिमिलरली जो इवन एकदम कंप्लीट प्राइवेट बॉडीज हैं जैसे रिलायंस या अदानी, इस तरीके की जहां स्टेट की ओनरशिप कम है या है ही नहीं, वो वुड नॉट बी कंसिडर्ड अ पार्ट ऑफ द स्टेट की डेफिनेशन. ठीक है, अगर कोई प्राइवेट कंपनी सरकार के बिहाफ पे कोई काम कर रही है तो अगेन इट वुड कम इन द डेफिनेशन ऑफ द स्टेट. ओके, अब दिस इज आर्टिकल 12. आर्टिकल 12 क्लियर है. नेक्स्ट इज आर्टिकल 13. बेसिकली आर्टिकल 13 वो आर्टिकल है जो जुडिशियल रिव्यू प्रोवाइड करता है. व्हाट इज जुडिशियल रिव्यू? जुडिशियल रिव्यू का एसेंशियल मतलब यह है कि कोर्ट्स हैव द पावर टू से कि यार ये जो आपने लॉ बनाया है ये कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड है बिकॉज ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाता है वैल्यूज के. ठीक है, सो आर्टिकल 13 डील्स विद व्हाट? आर्टिकल 13 बेसिकली डील्स विद जुडिशियल रिव्यू. ठीक है, सो हमें ये बताना, कई बार क्वेश्चन में एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन सा आर्टिकल है जो डायरेक्टली जुडिशियल रिव्यू की बात करता है, तो इट वुड बी आर्टिकल 13. ठीक है, अब जुडिशियल रिव्यू कैसे एक्सटेंड करता है? आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट को पावर देगा, 226 हाई कोर्ट को देगा. कैसे देगा वो हम आगे देखेंगे. ठीक है, सो बेसिकली आर्टिकल 13 क्या कहता है कि स्टेट कोई भी ऐसा लॉ नहीं बना सकती विच इज इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स. यानी कोई ऐसा लॉ जो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट जाता है, देन दैट लॉ वुड बी कॉल्ड आउट, इट वुड बी कंसिडर्ड कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड, इट वुड बी रनिंग. इफ एनी लॉ इट वुड बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड. उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा, उसको कैंसल माना जाएगा, उसको उस लॉ को माना जाएगा कि ये गलत लॉ है और उसको अपने आप रिजेक्ट कर दिया जाएगा कोर्ट के द्वारा. कोई भी ऐसा लॉ जो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट जाता है. तो अब यहाँ बात आती है कि लॉ के अंदर क्या क्या चीज आएंगी. तो लॉ के अंदर पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर कोई लॉ बनाए वो उसके अंदर आ जाएगा. ऑर्डिनेंस, जो जब आपको पता है जब सेशन नहीं चल रहा होता, जब पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर एक्टिव नहीं होते, तो प्रेसिडेंट और गवर्नर के पास पावर होती है कि वो एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए किसी अर्जेंट मैटर पे एक लॉ पास कर दे. सो दैट्स ऑर्डिनेंस, वो भी इसके अंदर आएगा. इसके अलावा पार्लियामेंट ने कोई जो एग्जीक्यूटिव है, सो पार्लियामेंट ने एक लॉ बनाया, सपोज उसने लॉ बनाया आरटीआई. ठीक है, 2005 में एक लॉ बनाया. अब आरटीआई बना दिया उसने, आरटीआई को एग्जीक्यूट कराने के लिए उसके अंदर रूल्स भी तो बनाने पड़ेंगे. आरटीआई ने तो बस ये बोल दिया कि 30 दिन के अंदर आपको पब्लिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है. अब वो किस फॉर्मेट में आपने फीस जमा करनी है, फीस कौन से पोस्ट ऑफिस में जमा करनी होगी, किस भाषा में आप आरटीआई डाल सकते हो, तो ये सब चीजें रूल्स में डिफाइन होती है. रूल्स एग्जीक्यूटिव बनाता है, यानी वो सरकार बनाती है, पार्लियामेंट नहीं बनाता.
सो वो सारे रूल्स, रेगुलेशंस, बाई लॉज, ऑर्डर जो एग्जीक्यूटिव पास करती है वो सब भी लॉ की डेफिनेशन में आ जाएंगे, ठीक है। फाइनली कुछ ऐसी चीजें जो रीति रिचुअल की फॉर्म में चली हुई आ रही है वो भी लॉ की डेफिनेशन में आएंगी, ठीक है। सो इट्स अ वेरी बिग लिस्ट ऑफ थिंग्स जो इसके अंदर आएंगे, ठीक है। सबसे खास बात क्या चीज नहीं आएगी, लॉ की डेफिनेशन में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नहीं आएगा। खुद सोचो, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लॉ की डेफिनेशन में आ जाता तो फिर तो फंडामेंटल राइट्स अमेंड ही नहीं हो पाते। और वो कौन सी सिचुएशन आ जाती, याद करो, शंकरी प्रसाद के बाद जो एक जजमेंट पास हुआ था, गोलकनाथ केस, तो गोलकनाथ ने यही तो बोल दिया था, उसने फंडामेंटल राइट को ट्रांसीडेंटल इम्यूटेबल डिक्लेयर कर दिया था। क्यों? बिकॉज उसने ये बोल दिया कि ठीक है, लॉ की डेफिनेशन में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट भी है और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से भी आप फंडामेंटल राइट को चेंज नहीं कर सकते। सो दैट्स वाई इस लॉ की डेफिनेशन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बाहर है, ये चीज हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। यही चीज जो केशवानंद भारती में टेस्ट हुआ था, ये यही 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था जिसने ये डिक्लेयर किया था दैट दिस वुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ द उसका डेफिनेशन, ठीक है। सो आई होप ये चीज आपको समझ आ रही है दैट लॉ के डेफिनेशन से क्या चीज बाहर है। बहुत बार इस पे सवाल आ चुका है दैट आर्टिकल 13 में जो लॉ की डेफिनेशन है इस पे क्या चीज इसका पार्ट नहीं है। सो योर दैट्स योर दैट्स दिस जुडिशियल रिव्यू वाला पार्ट, ठीक है। यस, दूसरी चीज, एक और चीज इसका क्या पार्ट नहीं है, आर्टिकल 13 आप एक और बेसिस पे ये नहीं बोल सकते इस लॉ के डेफिनेशन का पार्ट क्या नहीं है, योर पर्सनल लॉज। पर्सनल लॉज मतलब जिसको लेके आजकल घमासान मचा हुआ है, दैट्स योर यूसीसी। बात चलिए ना, यूनिफॉर्म सिविल कोड बनना चाहिए। पर्सनल लॉज क्या होते हैं, जो आपके रिलीजन के लॉज होते हैं, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट है, शरिया एक्ट है, क्रिश्चियंस का अपना एक्ट है। सो ये भी है, ये भी आप लॉ की डेफिनेशन में नहीं आएंगे। सो अगर कोई बोले कि ये जो शरिया एक्ट है, हिंदू मैरिज एक्ट है, अगर ये किसी आपके फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है, देन ऑल्सो यू कैनॉट गो टू द कोर्ट एंड से कि ये मेरे फंडामेंटल राइट को ये लॉ वायलेट कर रहा है, इसलिए आप इस फंडामेंटल राइट, इस रिलीजियस लॉ को स्ट्राइक डाउन करो, इसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर करो। कोर्ट नहीं कर सकता बिकॉज लॉ की डेफिनेशन के बाद ये पर्सनल लॉज भी है, ठीक है। इसको लेके काफी डिबेट है बिकॉज कोर्ट ने इसको फिर एक तरीका निकाला, दैट इज द एसेंशियल प्रैक्टिसेस डॉक्ट्रिन, जिसको हम जब रिलीजियस फ्रीडम ऑफ रिलीजन वाली चीजें डिस्कस करेंगे तब बात करेंगे उसकी, ठीक है। सो इतनी चीज सबको समझ आ रही है? एनी डाउट टिल दिस? आर्टिकल 13 को लेके किसी को डाउट है? अजय, ये अजय हंस के हमने 12 में देख लिया। 13 में हमने क्या एक्सेप्शन है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एक्सेप्शन है, आर्टिकल 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात कर ली और उसके बाद हमने पर्सनल लॉज की बात कर ली, ठीक है। सो अब एक एक करके आ जाते हैं फंडामेंटल राइट्स पे। तो सबसे पहला हमारा जो फंडामेंटल राइट है, दैट्स योर राइट टू इक्वालिटी। हम सबको पता है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट्स जो हमें हमारा संविधान ग्रांट करता है, दैट्स आर्टिकल राइट टू इक्वालिटी। नाउ व्हाट ऑल थिंग्स आर इंक्लूडेड इन राइट टू इक्वालिटी? इसके अंदर 14, 15, 16, 17 और 18, तो ये 5 आर्टिकल्स हैं एसेंशियली जो राइट टू इक्वालिटी को डिफाइन करते हैं। जस्ट रीड थ्रू देम क्विकली। आई होप सबने पढ़े होंगे। इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, प्रोहिबिशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, देन इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, एंड ये टाइटल्स वाला आर्टिकल 18, ठीक है। सो दीज आर योर 5 आर्टिकल्स जो राइट टू इक्वालिटी को एम्बॉडी करते हैं। नाउ इसी तरीके से हम डिटेल में जाएंगे। एक और चीज, हाँ, ये सारे फंडामेंटल राइट्स के सारे सिटीजन्स के लिए एप्लीकेबल है? आर ऑल दीज फंडामेंटल राइट्स एप्लीकेबल टू सिटीजन्स, या इनमें से कुछ फंडामेंटल राइट्स फॉरेनर्स के लिए भी एप्लीकेबल है? क्विकली टेल मी, आर ऑल द फंडामेंटल राइट्स एप्लीकेबल टू इंडियन सिटीजन्स, और आर देयर सम फंडामेंटल राइट्स व्हिच आर आल्सो एक्सटेंडेड टू नॉन सिटीजन्स? क्विकली देखता हूं कितने बच्चों ने पढ़ा हुआ चैप्टर। बिल्कुल मनीष, सही जवाब, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट मनीष का, लक्ष्य के अभिषेक। यस, सारे फंडामेंटल राइट्स फॉरेनर्स को एप्लीकेबल है एक्सेप्ट 15, 16, 19, 29 एंड 30। तो अपने को ये इमेज दिमाग में ध्यान रखनी है
that 15, 16, 19, 29, 30. These are the fundamental rights जो only citizens हैं. These are only applicable to citizens. Okay, 15, 16, 19, 29, 30. So 15, 16 तो हमने अभी देख लिया. 15 and 16 we have just seen. Prohibition on grounds only of religion, race, caste, sex or place of birth 15, and 16 है वो public employment वाला. ठीक है. So 15, 16, 19 है आपका वो 6 rights जिसमें होते हैं freedom of speech and expression, association, right to practice any profession, all this article 19 में. ठीक है. 29 और 30 are cultural and educational rights. So protection of your language, script, culture of minorities, and then की minority educational institution खोलना. तो 15, 16, 19, 29, 30 are the rights जो only citizens को है. बाकी all others are also applicable to foreigners except enemy foreigners. Enemy foreigner यानी enemy alien जिसके लिए technical word use किया जाता है. So enemy alien essentially वो country जिसको enemy country declare India ने कर दिया हो. नहीं, ओवरसीज जिसमें भी इंडियन सिटीजनशिप रखी हुई है. तो सैम जब आप ओवरसीज सिटीजन की बात करते हो तो अगर उस पर इंडियन सिटीजनशिप अभी भी है देन ओनली दीज राइट्स वुड एक्सटेंड. एनआरआई और ओसीआई का कार्ड अब मर्ज हो चुका है. तो अगर वो एनआरआई जिसने इंडिया की सिटीजनशिप छोड़ दिया ही वुड बी ट्रीटेड एज अ फॉरेनर ओनली. ठीक है. ओके, सो दिस मच इज क्लियर. अब जाते हैं एक एक करके राइट टू इक्वालिटी में. इक्वालिटी जैसा हमने बात की थी कि सोशलिज्म की जब हम बात कर रहे थे देन वी सॉ कि कैसे सोशलिज्म की जो कोर वैल्यू है, सोशलिज्म की जो सबसे कोर वैल्यू है दैट इज व्हाट. सोशलिज्म की सबसे कोर वैल्यू थी इक्वालिटी. सो सोशलिज्म हमारे प्रीएम्बल में भी है. सोशलिज्म इज ऑल्सो प्रेजेंट हियर. सो इसमें भी अगर आप पढ़ोगे तो नथिंग लाइक पढ़ के ही समझ आ जाएगा. और ऑल्सो आपके एग्जाम के लिए इट्स नॉट इंपॉर्टेंट कि हम इसमें बहुत डेप्थ में जाए कि दोनों इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में क्या अंतर है. एविडाइसी का कॉन्सेप्ट है. जस्ट मोटा मोटा आप इसका बेसिक आइडिया समझो कि एक इसमें से नेगेटिव फिनोमिना है, एक पॉजिटिव फिनोमिना है. नेगेटिव फिनोमिना इन द सेंस दैट इक्वालिटी बिफोर लॉ पुराना कॉन्सेप्ट है. ठीक है. ये ब्रिटिश टाइम का कॉन्सेप्ट है. इट इज कॉल्ड नेगेटिव इन नेचर. नेगेटिव इन द नेचर ये कुछ चीजों की एब्सेंस बोलता है. एब्सेंस किस चीज की होनी चाहिए? किसी को स्पेशल प्रिविलेज नहीं देना चाहिए. हर एक पर्सन शुड बी ट्रीटेड इक्वली बिफोर द कोर्ट एंड सेम लॉ शुड अप्लाई बिफोर एवरीवन एंड फाइनली नो वन शुड बी कंसिडर्ड अबव लॉ. ठीक है. जो दूसरा कॉन्सेप्ट है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का, ये अमेरिकन कॉन्सेप्ट है. ये पॉजिटिव कॉन्सेप्ट बोलता है बिकॉज ये बोलता है कि इक्वल्स शुड बी ट्रीटेड इक्वली एंड अनइक्वल्स शुड बी ट्रीटेड अनइक्वली. ठीक है. सो अगर दो लोग सिमिलर इक्वल सर्कमस्टांसेस में तभी उनको इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए. अगर दोनों अनइक्वल सर्कमस्टांसेस है तो दे शुड बी ट्रीटेड अनइक्वली. तो बस अपने को इतना याद रखना है. इक्वालिटी बिफोर लॉ ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है, नेगेटिव इन नेचर है. इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है, अमेरिकन नेचर है. इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ नया कॉन्सेप्ट है. ये इक्वालिटी बिटवीन इक्वल्स की बात करता है एंड पीपल प्लेस डिसिमिलरली शुड बी प्लेस डिफरेंटली. ये इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की वजह से ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिजर्वेशन की पॉलिसी को अलाउ करता है या आरक्षण को अलाउ करता है बिकॉज ऑफ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ बिकॉज बोलता है कि जो लोग इक्वली प्लेस्ड है उन्हें इक्वली ट्रीट किया जाए, जो अनइक्वली प्लेस्ड है उन्हें डिफरेंट ट्रीटमेंट दे सकते हैं. तो रिजर्वेशन की पूरी आइडियोलॉजीज पे बेस्ड है दैट देयर वर सर्टेन हिस्टोरिकल रॉन्ग्स और उन रॉन्ग्स को करेक्ट करने के लिए इनइक्वालिटी उन हिस्टोरिकल रॉन्ग्स की वजह से कुछ इनइक्वालिटी क्रिएट हो गई और इस इनइक्वालिटी को खत्म करने के लिए वी हैव टू गिव सर्टेन स्पेशल एडवांटेजेस टू अ फ्यू पीपल, फ्यू कैटेगरीज ऑफ पीपल और उसके लिए रिजर्वेशन स्टार्ट होता है. So equal protection of law की वजह से we still have reservation in our constitution. ठीक है. So this is clear. Okay. अब ये जो डिफरेंशिएशन है जो मैंने बोला ये स्पेशल ट्रीटमेंट आप दे सकते हो. इट शुड बी इंटेलिजिबल डिफरेंस एंड सब्सटैंशियल डिस्टिंक्शन होनी चाहिए. नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट मोटा मोटा ये समझो कि यार ये जो डिफरेंशिएशन होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए जो तर्क संगत हो, वो इनजस्ट नहीं होना चाहिए, अनजस्ट नहीं होना चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है रूल ऑफ लॉ. इसमें दिया था एवी डाइसी, एक ब्रिटिश जूरिस्ट थे. उन्होंने बेसिकली रूल ऑफ लॉ के अंदर तीन चीजें आती हैं. रूल ऑफ लॉ कंटेन्स थ्री थिंग्स. ठीक है. एक तो किसी के पास
आर्बिटरी पावर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आर्बिटरी पावर नहीं होना चाहिए कि आज मेरे मन में आया मैंने इसको मार दिया। जो वो तुगलकी फरमान राजा लोग दे सकते थे वैसे तुगलकी फरमान नहीं होना चाहिए। दूसरा जो हम ऑलरेडी एक बार डिस्कस कर चुके हैं, जो ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है, दैट्स इक्वालिटी बिफोर लॉ, ठीक है। इक्वालिटी बिफोर लॉ में हमने क्या देखा था, वही चीजें कि कोई किसी को स्पेशल प्रिविलेज नहीं होना चाहिए, हर कोई लॉ के सामने बराबर होना चाहिए, ऑल दोस थिंग्स, ठीक है। और तीसरा जो इसका इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, दैट्स राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल प्राइमरी है, एंड जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो तो जस्ट इसका कोडिफिकेशन है, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक ट्रिकी चीज है, बिकॉज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रूल ऑफ लॉ के पहले दो चीजें तो है। इंडिया में किसी के पास भी आर्बिटरी पावर नहीं है, हर किसी की पावर रूल्स एंड रेगुलेशंस के द्वारा डिफाइंड है। देयर इज अ सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। इंडिया में इक्वालिटी बिफोर लॉ भी है, बट इंडिया में ये तीसरी चीज नहीं है, प्राइमेसी ऑफ राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल। इसका मतलब क्या है कि इंडिविजुअल के राइट्स सुप्रीम है। तो कल को कॉन्स्टिट्यूशन भी आप हटा दो फिर भी ये राइट्स एग्जिस्ट करेंगे, ये रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट बोलता है एविडाइसी का। इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में सुप्रीम क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और हमारे जो राइट्स हैं, इंडिविजुअल के राइट्स हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन से फ्लो कर रहे हैं। बल्कि रूल ऑफ लॉ का जो डाइसी का कॉन्सेप्ट है वो ये नहीं कहता। डाइसी का कॉन्सेप्ट कहता है यार जो राइट्स ऑफ इंडिविजुअल है ना, ये सुप्रीम है, ये एग्जिस्ट कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में तो जस्ट उनको लिख दिया है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन की किताब फट भी जाए, जल भी जाए, फिर भी ये राइट्स एग्जिस्ट करेंगे। इंडिया ऐसा नहीं मानता, इंडिया बोलता है ये कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें कुछ चीजें लिखी हुई हैं, इस इन चीजों के लिखे होने की वजह से ये राइट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो कल को अगर ये भगवान ना करे कॉन्स्टिट्यूशन ही डिस्ट्रॉय हो जाए तो ये राइट्स भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। सो आई होप ये माइन्यूट डिफरेंस आप समझ पा रहे हो, ठीक है। ओके, सो दिस मच इज क्लियर, एनी डाउट टिल नाउ? अब ये रूल ऑफ लॉ जो है एज एम्बॉडीड इन आर्टिकल 14, इसको बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट डिक्लेयर कर दिया गया, बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। तो इसको हटा नहीं सकते। फिर ये कुछ अमेंडमेंट्स हैं, जस्ट गो थ्रू देम, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे प्रेसिडेंट गवर्नर को कुछ प्रिविलेजेस हैं, जब प्रेसिडेंट गवर्नर के चैप्टर पढ़ेंगे तब पता चलेगा क्या है ये। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस की बात है कुछ, उसकी उसके बारे में पढ़ना, जस्ट गो थ्रू देम, इसमें कुछ ऐसा यूनिक नहीं है जो आपको पढ़ के समझना है, ठीक है। आर्टिकल 31C अभी अभी देखा था, बताओ किस चीज से रिलेटेड था? यस, गिविंग इफेक्ट टू दोस टू डीपीएसपी 39B एंड 39C को इफेक्ट देने के लिए, जो डीपीएसपी हैं, जो एसेंशियली प्रॉपर्टी एंड सोशलिज्म से काफी रिलेटेड है, सो उसकी बात करता है। सो 39B एंड 39C को इफेक्ट देने के लिए आप आर्टिकल 14 के बियॉन्ड जा सकते हो, ठीक है। फिर जो फॉरेन कंट्रीज के एम्बेसडर्स होते हैं, यूएनओ के डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी जिनके पास होती है, वो सब इसके एक्सेप्शन है। ओके, अब आ जाते हैं आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 क्या बोलता है? द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट ओनली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। ये आपको पहले तो कैटेगरीज याद रखनी चाहिए, एंड रिमेंबर इट्स ओनली दिस। अगर रिलीजन प्लस कुछ एबीसी अलग चीज हो देन इट कैन डिफरेंशिएट, यस इट कैन। अगर वो रीजनेबल डिवीजन है तो देन इट कैन डू दैट, ठीक है। बट इट शुड नॉट जस्ट बी ऑन दिस बेसिस, ठीक है। ओके, आगे बढ़े। अब इसके अंदर भी ना कई सारे आर्टिकल्स हैं, जैसे आर्टिकल 15 के अंदर आर्टिकल 15(1) है, जो यही लाइन बोलता है दैट ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ। देन 15(2) है, देन इसमें 15(2) में बात करता है कि यू कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड, कि जो सरकार जो पब्लिक वेल है, तालाब है या शॉप्स हैं, वहां पे आपको मना नहीं किया जा सकता। और ये बोथ जो मैंने अभी बात की थी, 15(2) is applicable both against state as well as private individual. Then there is 15(3), आर्टिकल 15 सब क्लॉज 3, जो बोलता है विमेन एंड चाइल्ड के लिए आप स्पेशल लॉज बना सकते हो। देन देयर इज 15(4), जो बोलता है कि आप एससीज, एसटीज और अमेंडमेंट के बाद सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए आप लॉ बना सकते हो। और उसमें भी अमेंडमेंट के बाद अब बोलता है कि इवन जो ईडब्ल्यूएस है उसके लिए भी आप स्पेशल लॉज बना सकते हो। देन 15(5) है, 15(5) विच सेज ये जो सब चीजें हैं,
एजुकेशन के फील्ड में भी अप्लाई होंगे, तो नॉट जस्ट इन जॉब्स, एजुकेशन में भी आप कोटा दे सकते हो। बट वहां पे एक पाई टीएम पाई नाम से केस चला जो बोलता है माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पे ये जो कोटा लगाया गया है, दिस कोटा सिस्टम वुडंट अप्लाई। तो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अगर कोई डिक्लेयर हो जाता है तो उसपे ये एजुकेशनल कोटा, जैसे 27% लेट से ओबीसी कोटा है, तो अगर वो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है देन इट वुड नॉट बी मैंडेटरी ऑन देम। सो दिस इज आर्टिकल 15(5) में ये चीज लिखी हुई है, ठीक है। ओके, प्राइवेट में अप्लाई होगा, यस प्राइवेट में अप्लाई होगा, ठीक है। प्राइवेट में दिस वुड अप्लाई। प्राइवेट, अगर प्राइवेट कॉलेज है और वो बोले कि नहीं मैं ये एजुकेशन में कोटा 15(5) वाला नहीं देना चाहता, देन इट कैन नॉट से सो। बट कोई अगर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है देन इट कैन गो एंड से कि नहीं मेरे पे अप्लाई नहीं होगा। तो 15 के अंदर हमने देख लिया, 15(1) बोलता है कि ओनली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ दिस स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी। 15(2) में वो बात करता है कि बोथ प्राइवेट इंडिविजुअल एज वेल एज स्टेट वुड नॉट डिफरेंशिएट, कि कोई आप दुकान में चले जाओ, वेल में चले जाओ, ऐसी पब्लिक प्लेसेस पे जाके आपको कोई डिनाई नहीं करेगा। 15(3) में वो बोलता है कि विमेन चाइल्ड चाइल्ड के लिए आप स्पेशल प्रोविजन बना सकते हो। 15(4) में SC ST के लिए, वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड के लिए भी ये बात करता है, वो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड ओबीसी के लिए। 15(5) में फाइनली वो बात करता है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी कोटा दिया जा सकता है, बट माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में वो अप्लाई नहीं होगा, ऑल्दो प्राइवेट में अप्लाई हो सकता है। सो दैट्स द स्टोरी इसमें, ठीक है। इसको पढ़ लेना डिटेल में, यही सब लिखा हुआ है। अब देखो गाइस, यहाँ पे मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलना चाहता हूँ। व्हाई आई एम एबल टू रिकॉल दिस इज बिकॉज ये पढ़ के आई जस्ट क्लोज माई आईज। आपको क्या अप्रोच लगानी चाहिए, आपने ये आर्टिकल पढ़ा, एक आर्टिकल पढ़ो भले एक बार में, क्लोज योर आईज एंड ट्राई टू रिमेंबर द होल थिंग। एक बार वो बेयर एक्ट में जो आर्टिकल में चीजें लिखी हैं वो पढ़ो, उनको डाइजेस्ट करो, क्लोज योर आईज एंड उनको मेंटली रिकॉल करो। जब तक वो आर्टिकल आपके माइंड में रिकॉल नहीं हो पाएंगे ना, तब तक वो चीजें आपके माइंड में स्टैब्लिश परमानेंटली नहीं होंगी, ठीक है। ओके, सो दिस मच इज क्लियर। अनन्या बोल रहे हैं इन केस ऑफ एनी पैंडेमिक आर्टिकल 15(2) एक्सेप्शन होगा। एक्सेप्शन एज इन मेडिकल ग्राउंड्स पे। अच्छा, सपोज यू आर सेइंग कि देयर इज एन इंडिविजुअल, लेट्स से देयर आर टू इंडिविजुअल्स, देयर इज अ वेल, ठीक है। यहाँ पे एक वेल है या कोई शॉप है, और शॉप वाला एक्सेस नहीं दे रहा है एक XYZ इंडिविजुअल को, और एबीसी को एक्सेस दे रहा है। एंड द रीजन ही इज सेइंग कि मैं एबीसी को अलाउ कर रहा हूँ, XYZ को नहीं करा रहा हूँ, बिकॉज लेट्स से XYZ कोविड से सफर कर रहा है। इज दिस व्हाट यू आर सेइंग? तो वुड दैट बी कंसिडर्ड अ वायलेशन ऑफ हिज कॉन्स्टिट्यूशनल राइट? नो, इट वुडेंट बी। अंडरस्टैंड कि डिस्क्रिमिनेशन किस बेसिस पे बना है, ओनली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ, क्या वो रिलीजन के बेसिस पे? अगर वो ये बोलता है कि तुम हिंदू हो मैं मुसलमान हूं, और तुम मुसलमान को घुसवा रहे हो, हिंदू को नहीं घुसा रहे हो, जस्ट बिकॉज ये हिंदू है ये मुसलमान है अपनी दुकान में, देन इट वुड बी कंसिडर्ड अ वायलेशन। रिलीजन, रेस, जस्ट बिकॉज ये एक नॉर्थ ईस्ट का बंदा है इसलिए आप इसको अपने दुकान में नहीं घुसा रहे। कास्ट, जस्ट बिकॉज ही बिलोंग्स टू लेट्स से शेड्यूल्ड कास्ट, इसलिए आप नहीं घुसा रहे। प्लेस ऑफ बर्थ, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, जेंडर के बेसिस पे अगर आप सिर्फ जस्ट बिकॉज शी इज अ फीमेल आप इसको इस टेंपल में नहीं घुसने दे रहे, वायलेशन ऑफ दिस आर्टिकल, ठीक है। जो पूरा आपने अगर सबरीमाला एजिटेशन सुना हो, वन ऑफ द रीजन दैट वाज गिवन वाज यू आर डिस्क्रिमिनेटिंग ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, ठीक है। सो ओनली ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स यू आर डिस्क्रिमिनेटिंग। फिर उसको कोर्ट में वेरियस तरीके से इंटरप्रेट किया गया, अभी भी चैलेंज है, देखते हैं क्या होता है उसमें फाइनल। रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है। तो ओनली ऑन दीज ग्राउंड्स। यहाँ क्या, यहाँ तो आप मेडिकल कैटेगरी के बेसिस पे डिफरेंशिएट कर रहे हो। तो आई होप ये डिफरेंस क्लियर हो, ओनली की सिग्निफिकेंस समझ आई यहाँ पे आपको? आई होप ये ओनली की सिग्निफिकेंस आप लोग समझ पा रहे हो। ग्रेट, ठीक है। प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए भी ये 15(5) अप्लाई होगा, बट स्टेट मतलब जो हमारी स्टेट है, पार्लियामेंट है, उसने कोई स्पेसिफिकली लॉ नहीं बनाया जो एक्सटेंड करे इस रिजर्वेशन को टू द प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। ओके, सो ग्रेट, सो लेट्स मूव अहेड।
ये वही चीजें हैं, एक बार पढ़ लेना, इसके अमेंडमेंट नंबर देख लेना। रिजर्वेशन की वैसे बहुत अलग डिबेट है, वो बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक हो जाएगा। सो रिजर्वेशन की जब डिबेट हम डिस्कस करेंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे कि क्या तरीका है, व्हाट आर द थिंग्स दैट आर इन्वॉल्व इन दिस, क्या वेरियस जजमेंट्स हैं। ओके अब ये ओबीसी रिजर्वेशन का थोड़ा सा देख लेते हैं, बहुत लंबी स्टोरी है, स्टोरी आप पढ़ोगे तो एक बार जस्ट आई होप सबने यू वुड ऑल ऑफ यू वुड हैव रेड थ्रू दिस कि क्या क्या अमेंडमेंट के प्रोसीजर रहे हैं, क्या क्या इसमें हुआ है, व्हाट आर द थिंग्स, ये क्रीमी लेयर का क्या फंडा है, दिस क्रीमी लेयर की स्टोरी एंटायर थिंग क्या है। सो मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूँ, आई विल गिव यू अ ब्रीफ आइडिया कि क्या हुआ है ओबीसी की स्टोरी। सो सबसे पहले बैकवर्ड क्लासेस कमीशन बनी थी एक काका कालेकर के अंदर। उसके बाद मंडल कमीशन बैठती है जो टेक्निकली सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन थी। वो रिकमेंड करती है दैट ओबीसीज आर सो हाई इन परसेंटेज, एक नंबर 40 to 50 के रेंज में परसेंट में बताया जाता है, पब्लिकली बोला जाता है कि इतने ज्यादा ओबीसीज हैं, और उनका एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जॉब्स में रिप्रेजेंटेशन कंपैरेटिवली कम है। सो उनको रिजर्वेशन की मांग की जाती है। देन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड होता है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड होकर उनको रिजर्वेशन इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। देन उसके बाद एक बहुत बड़ा आंदोलन चलता है देश में इस रिजर्वेशन के अगेंस्ट। कई सारे लोग सेल्फ इमोलेशन, एम्स का एक स्टूडेंट पब्लिक में जाके खुद को आग लगा लेता है बिकॉज ही वाज अगेंस्ट दिस पॉलिसी। वो कहता है ये मेरिट ब्रेक कर रहा है, ऑल ऑफ दोस थिंग्स हैपेंड। उसके बाद मामला बहुत गर्म हो जाता है, लोग चट चट करके खाने लगते हैं बीच में, ठीक है, चटकारे लेके टीवी स्क्रीन के आगे अपने बैठे रहते हैं। तो उस सबसे कोर्ट एकदम दहल जाता है और कोर्ट में पूरा मामला उठता है। कोर्ट में इंदिरा साहनी के नाम से एक फाइनली ऑर्डर पास होता है। इंदिरा साहनी फेस या इंदिरा साहनी जजमेंट के नाम से बहुत पॉपुलर होता है। वो कुछ चीजें बोलता है, ओहो वो क्या बातें बोलते हैं। ओके गाइस देखो, आप लोग क्लास में आते हो यार तो टाइम वेस्ट मत करा करो अपना, आपके माँ बाप आपसे उम्मीदें रख के बैठे हैं, लोग उम्मीदें करके बैठे हैं, और आप अगर ऐसे टाइम पास करोगे यहाँ पे क्लास में आके तो बहुत ही गलत बात है, ठीक है। सो इंदिरा साहनी केस में क्या होता है, बेसिकली कोर्ट ये बोलता है कि ओबीसी के लिए रिजर्वेशन सही है, चलेगा, बट वो बोलता है कि 50% से ज्यादा ओवरऑल रिजर्वेशन की कैप नहीं जानी चाहिए। और वो चीजें बोलता है कि ओबीसी में भी जो लोग रिच हैं, जो वेल ऑफ हैं, उनको रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए, और उसको डिफाइन करने के लिए वो एक क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट देता है। उसमें काफी सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाता है कि इन इन लोगों को नहीं मिलेगा, ये क्रीमी लेयर का डेफिनेशन है। सो दैट हैपेंड, एंड उसके बाद फिर फाइनली एक और बार अमेंडमेंट होता है जो अब हुआ है, दैट इज ईडब्ल्यूएस के लिए। सो 103rd अमेंडमेंट एक्ट रिसेंटली आया और इसने ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 10% रिजर्वेशन स्टार्ट कर दिया, ठीक है। उसके लिए भी यहाँ भी एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिफाइन करा हुआ है, यू कैन गो एंड रीड थ्रू दिस, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया क्या है, बट अंडरस्टैंड कि ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन भी किस स्टोरी का पार्ट है, ठीक है। ओके सो फार सो गुड। ये रिजर्वेशन का क्या इशू है, अगेन वो एसएसबी के लिए टॉपिक होगा, वेदर देयर शुड बी रिजर्वेशन और नॉट, वेदर आर्म फोर्सेस में भी रिजर्वेशन होना चाहिए या नहीं। सो दैट विल बी अनदर डे का स्टोरी। ओके ऋषभ, है प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के लिए जब अगर पार्लियामेंट ने लॉ बना दिया तो उनके लिए मैंडेटरी है। अभी तक क्या हुआ है, पार्लियामेंट ने कोई लॉ नहीं बनाया जिसको प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को एक्सटेंड करे, जो तो इसलिए उनपे अभी कोई अप्लाई करता है कोई नहीं करता है, बट कल को अगर पार्लियामेंट ने लॉ बना दिया, बिकॉज फंडामेंटल राइट ऑलरेडी उन्हें पावर दे रहा है पार्लियामेंट को, क्यों बना सके, ठीक है। इंदिरा साहनी केस बिल्कुल ये सुप्रीम कोर्ट में जब मामला गया, सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया उसको इंदिरा साहनी केस के नाम से जाना जाता है। जैसे रिसेंटली अभी ईडब्ल्यूएस को लेके, ये एकदम लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, ईडब्ल्यूएस का मामला भी सुप्रीम कोर्ट में गया था और सुप्रीम कोर्ट ने ईडब्ल्यूएस को करेक्ट ठहराया। उस जजमेंट का नाम बताओ, जैसे इंदिरा साहनी था ओबीसी के रिजर्वेशन के लिए, ईडब्ल्यूएस के रिजर्वेशन के लिए जो अभी कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, उस जजमेंट का नाम क्या है, why we shouldn't we introduce creamy layer in concept of SC and ST। इस पे भी मामला चल रहा है, एक जस्टिस रोहिणी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी हुई है जो ये कॉन्सेप्ट पूरा रिजर्वेशन में
कैसे हम और ज्यादा सुधार कर सकते हैं, वो सब चीजें देख रही है, ठीक है। सो थिंग्स आर देयर, बट उसका एक बहुत डिफरेंट डिबेट है कि उनमें क्यों नहीं होनी चाहिए, बिकॉज उनका रिजर्वेशन, वो एक एसएसबी का टॉपिक है, रिजर्वेशन में अलग से यार 2 घंटे की वीडियो बन सकती है, ठीक है। तो उसको आई एम नॉट डीलिंग, आई एम जस्ट लिमिटिंग माई सेल्फ टू फंडामेंटल राइट्स वाला पार्ट। क्विकली बताओ, अब ईडब्ल्यूएस को जब चैलेंज किया गया उस कोर्ट में, व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट जजमेंट, ठीक है। देखता हूं कोई बता पाता है या नहीं, कैसी पढ़ाई कर रहे हो पता लग जाएगा। नेक्स्ट है आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 बोलता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। यस, करेक्ट, द जजमेंट वाज जनहित अभियान। सो ईडब्ल्यूएस को जो चैलेंज किया गया था दैट वाज इन द जनहित अभियान एंड अदर्स केस, उसमें कोर्ट ने उसको अग्री कराया। कोर्ट हैज सेड कि ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन इज जस्टिसिएबल, वो इट इज करेक्ट, जुडिशियली ओके है, ठीक है। ओके, रिजर्वेशन की डिबेट अभी क्लास में ऑफ कर दो, उस पर आप लोग बाद में आर्ग्यू करना आराम से, एसएसबी का टॉपिक है, अदरवाइज फंडामेंटल राइट पूरा छूट जाएगा आपका, ठीक है। अभी 16 पे ही पहुंचे हम। 16 है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक अपॉइंटमेंट, ठीक है। सो जस्ट रीड थ्रू दिस, नथिंग मच, ओनली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ और रेसिडेंस। तो यहाँ पे 2 नई चीजें आ चुकी हैं, रिमेंबर देयर आर 2 न्यू थिंग्स, वन इज डिसेंट एंड सेकंड इज रेसिडेंस। 15 और 16 में क्या डिफरेंस है, यहाँ डिसेंट और रेसिडेंस 2 चीजें एक्स्ट्रा ऐड हुई है, ठीक है। रेसिडेंस का जो इस पे एक्सेप्शन क्या है, रेसिडेंस एज अ क्राइटेरिया फॉर एम्प्लॉयमेंट पार्लियामेंट बना सकता है, नॉट स्टेट लेजिस्लेचर। तो पहला एक्सेप्शन ये है कि ओनली पार्लियामेंट कैन मेक अ लॉ रिजर्वेशन। अगर रेसिडेंस को कहीं कोर्ट, अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट बोल दे कि हम अपनी सरकारी नौकरियों में सिर्फ अपने स्टेट के बंदों को रिक्रूट करेंगे, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड है। बट अगर पार्लियामेंट बोले कि सिक्किम की सरकारी नौकरियों में सिक्किम के लोगों के लिए, सिक्किम के रेजिडेंट्स के लिए कोटा होगा, तो वो ओके है, ठीक है, बिकॉज पार्लियामेंट ही रेजिडेंस को एज अ क्राइटेरिया डिफाइन कर सकता है। अभी ये आंध्रा तेलंगाना के लिए एग्जिस्ट करता है। बैकवर्ड क्लासेस के लिए अपॉइंटमेंट के लिए स्टेट बना सकती है जो रिजर्वेशन एसेंशियली है, ठीक है। रिलीजियस और डिनोमिनेशनल इंस्टीट्यूट, तो जैसे रिलीजियस बॉडी है, वहां आप पर्टिकुलर रिलीजन के लोगों को, जैसे अगर आप केदारनाथ धाम में जाओ और वहां अगर आपको किसी को पुजारी नियुक्त करना है, तो उसको आप मैंडेट कर सकते हो कि दैट ही शुड बिलोंग टू अ सर्टेन एक्सवाइजेड कम्युनिटी और नॉट। तो यहाँ भी एक एक्सेप्शन दिया गया, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस के लिए जो रिजर्वेशन आया वो यहाँ पे भी इंक्लूड कर दिया गया, दैट पब्लिक एम्प्लॉय, नॉट जस्ट इन एजुकेशन बट इन एम्प्लॉयमेंट, ये इंक्लूड कर दिया गया। ये अमेंडमेंट कौन सा था, मुझे फटाफट से बताओ, जो ईडब्ल्यूएस का अमेंडमेंट है, व्हाट वाज द अमेंडमेंट नंबर ऑफ ईडब्ल्यूएस। नहीं, यूटी वाले भी नहीं कर सकते, ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट रेसिडेंस को एज अ क्राइटेरिया डिफाइन कर सकती है। बिल्कुल सही, शाश्वत, अंकित, सूरज, ज्योति, विकास, श्रियांश, मनीष, रिया, एके, सभी सही जवाब दे रहे हैं। 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ईडब्ल्यूएस को लेके आया है, ठीक है। ओके, सो आगे बढ़े। सो दिस मंडल कमीशन की स्टोरी एंड ऑल ऑफ दैट, सेकंड बैकवर्ड क्लासेस, वी हैव डिस्कस्ड दिस। आर्टिकल 340, ये हम जब आगे देखेंगे तब इस पे काफी डिटेल में बोलूंगा। 52% उसने बोला, आई वाज सेइंग 40-50 के करीब, 52% उसने बोला कि ओबीसी है और उनका पब्लिक उसमें अपॉइंटमेंट में कम है। तो एंटायर स्टोरी वही है, जस्ट रीड थ्रू दिस, कहानी की तरह। जो इसमें कोर जिस्ट था वो मैंने आपको बता दिया इसमें। फिर ये रामनंदन कमेटी बैठी थी जिसने क्रीमी लेयर को डिफाइन किया उस टाइम पे। ओके, सो जस्ट रीड थ्रू दिस, इसमें कुछ ऐसा बहुत वो नहीं है जो आपको पढ़ के समझ ना आए। अमेंडमेंट्स के नंबर है, सारे याद नहीं करने, जस्ट मोटा मोटा मेजर अमेंडमेंट इसमें याद करो, दैट विच वाज द अमेंडमेंट जिससे ओबीसी के लिए रिजर्वेशन फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया था। जस्ट रिमेंबर दैट नंबर। फिर कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी के लिए क्या हुआ, ऑल ऑफ दैट नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट है एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी के लिए, आर्टिकल 17। सो अनटचेबिलिटी क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है, आंसर इज नो। एज अ प्रैक्टिस, वो ऐसा बोलता है कि एज अ प्रैक्टिस जैसे अनटचेबिलिटी इंडिया में इवॉल्व किया है, उस अनटचेबिलिटी को बैन करने की बात करता है। सो इट हैजंट डिफाइंड अनटचेबिलिटी। फिर
अब जैसा मैंने बोला, अगर उसको मना कर रहा है तो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए एक लॉ बनाना पड़ेगा. सो लॉज हैव बीन मेड. पीसीआरए, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955, वो बनाया गया जो इसको एक तरीके से अनेबलिंग लॉ है आर्टिकल 17 का. तो आर्टिकल 17 को अनेबल करने के लिए पीसीआरए एक्ट पास किया गया, जो असेंशियली पीसीआरए एक्ट क्या बोलता है कि क्या क्या पनिशमेंट होगा, क्या उनपे कैसे उसको प्रोसिक्यूट किया जाएगा बंदे को जो अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करेगा. जैसा मैंने बोला, अनटचेबिलिटी डिफाइंड नहीं है. और अनटचेबिलिटी कैसा ऑफेंस है? इट्स अ कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस. यानी आपको बेल नहीं मिल सकती अगर आप पे अनटचेबिलिटी के बेसिस पर अगर आपको प्रोसिक्यूट किया जा रहा है, तो यू कैन नॉट आस्क फॉर बेल. इट्स अ नॉन बेलेबल ऑफेंस. ठीक है. एंड इट्स नॉन कंपाउंड, सॉरी नॉट नॉन बेलेबल. बेलेबल मतलब जब मामला चल रहा होगा उस समय नहीं, जब अगर कोर्ट में चला गया देन यू कैन आस्क फॉर बेल. इट्स अ नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस. इट्स अ नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस. ठीक है. सो कॉग्निजेबल का मतलब क्या है कि अगर भले ही पुलिस को कोई कंप्लेंट ना करे, ठीक है. कॉग्निजेबल का मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जो आपको पता होना चाहिए, बिकॉज दिस वुड बी यूज्ड इन अ लॉट ऑफ प्लेसेस. अगर आप अखबार पढ़ते हो वहां भी लिखा हुआ दिखेगा आपको, अलग अलग जगहों पे ये वर्ड आप एनकाउंटर करोगे. सो कॉग्निजेबल का मतलब क्या है कि अगर पुलिस ने वो क्राइम होते हुए कहीं देखा और पुलिस पे कोई कंप्लेन नहीं आई, तो भी पुलिस आपको डायरेक्ट उस क्राइम के लिए अरेस्ट कर सकती है. इट कैन टेक कॉग्निजेंस. पुलिस डजंट नीड अ कंप्लेन और एन एफआईआर टू टेक एक्शन. तो ऐसे जो क्राइम्स होते हैं, जैसे कहीं मर्डर हो रहा है, तो इट्स अ कॉग्निजेबल ऑफेंस. पुलिस को कंप्लेन की जरूरत नहीं है कि यार यहाँ मर्डर हो रहा है तभी पुलिस आएगी, अगर उसको लग रहा है मर्डर हो रहा है, बिकॉज इट्स अ कॉग्निजेबल ऑफेंस. ठीक है. इट्स अ नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस. कंपाउंडेबल ऑफेंस क्या होता है कि उसमें पनिशमेंट है 5 साल की, बट आप या 30,000 रुपए. तो सपोज 5 साल की प्रिजन टर्म को आपने 30,000 रुपए का जुर्माना देके चेंज कर लिया, जैसे जो आपके ट्रैफिक के चालान होते हैं, तो दोज आर कॉल्ड कंपाउंडेबल, यानी वो कंपाउंड हो गए हैं. या दूसरा कंपाउंडेबल क्या होता है, दैट उसको आप चेंज कर सकते हो. नॉन कंपाउंडेबल मतलब उसमें अगर सजा है तो सजा है, मतलब यू कैन नॉट चेंज गेट इट चेंज. ठीक है. ओके. सो द अनटचेबिलिटी इज अ कॉग्निजेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस. ओके. हाँ, ये जो स्टेट गवर्नमेंट्स ने कोटा एक्सीड करा है, ये करा है, इस डिबेट पे आएंगे जब हम 9 शेड्यूल की बात करेंगे, जब हम 50% का क्राइटेरिया भी एसेंशियली, अब सुप्रीम कोर्ट ने जो लेटेस्ट जनहित अभियान वाला केस है उसमें एक तरीके से बोल दिया कि 50% की लिमिट भी फ्लेक्सिबल है. इट इज अ कोर्ट जनरेटेड वोट. ठीक है. यस यस एग्जैक्टली. कंपाउंडेबल मतलब ये है कि आप पेनल्टी में कन्वर्ट करके टर्म को चेंज कर सकते हो. क्रिमिनल ऑफेंस, एसेंशियली जो क्रिमिनल ऑफेंसेस होते हैं वो नॉन कंपाउंडेबल सारे नहीं होते, बट काफी होते हैं. ठीक है. खैर इतना डिटेल में हमारे लिए जाना जरूरी नहीं है, मैंने तो वो ऐसे ही बता दिया आपको. बुक में कहीं भी मेंशन नहीं है ये सब चीजें, तो आप जस्ट अंडरस्टैंड कि क्या अनटचेबिलिटी डिफाइंड है आर्टिकल 17 में. आंसर इज नो. देन उसके बाद पीसीआरए एक्ट में अनेबलिंग प्रोविजन है इसका. और उसके बाद अनटचेबिलिटी इंडिया में एज अ सोशल प्रैक्टिस जैसी इवॉल्व करी है उसकी बात है इसमें. ठीक है. अगर आप कोई बंदा अनटचेबिलिटी के लिए अरेस्ट हो जाता है ना एक बार, या उस पर ऑफेंस चार्ज हो जाता है, वो इलेक्शन में भी खड़ा नहीं हो सकता. तो काफी पावरफुल ये वो प्रोविजन है. ठीक है. इसके बाद है अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, आर्टिकल 18. सो आर्टिकल 18 डील्स विद एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स. असेंशियली राजा महाराजाओं के टाइम पे, ब्रिटिशर्स के टाइम पे, वो महाराज, अधिराज, राय बहादुर, इस तरीके के ब्रिटिशर्स टाइटल्स देते थे. सो एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स बोलता है कि वो राजसी जो टाइटल्स थे उनको खत्म किया जाएगा. ना वैसे टाइटल्स स्टेट देगी, ना ही कोई बंदा वो वैसे टाइटल्स एक्सेप्ट करेगा या उन्हें यूज करेगा. ठीक है. तो एक तो हमारी स्टेट ऐसे टाइटल्स नहीं देगी. यू कैन जस्ट रीड थ्रू दिस, काफी क्लियर है. मतलब बेसिकली इतना याद रखना है, आर्टिकल 18 किससे डील करता है, एबॉलिशन ऑफ टाइटल से. और ना हमारी स्टेट कोई टाइटल देगी, ना हमारा सिटीजन ऐसा कोई टाइटल उठा सकता है. ठीक है. इवन जैसे इंडिया में बॉक्सिंग कोच है सपोज, वो ब्राजील का है, और फिर ब्राजील की सरकार उसको कोई ऐसा टाइटल देना पड़ती है, देन ऑल्सो ही वुड नीड टू हैव कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. हमारे प्रेसिडेंट से उसे अप्रूवल लेना पड़ेगा, तब जाके वो इवन फॉरनर वो टाइटल एक्सेप्ट करता है, जब तक वो इंडियन गवर्नमेंट के लिए काम कर रहा है. ठीक है. या इंडिया के ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड कर रहा है.
सो ब्राजीलियन कोच इंडिया की, जो ब्राजील का बंदा जो इंडिया की लेट्स से बॉक्सिंग टीम को कोच कर रहा है, उसको अगर ब्राजील की सरकार कोई अवार्ड दे रही है तो वो अवार्ड एक्सेप्ट करने से पहले उसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से अप्रूवल लेना पड़ेगा, ठीक है। सो ये टाइटल्स अबॉलिश हो जाते हैं। क्या टाइटल्स अलाउड है हमारे यहाँ? जो एक तो डॉक्टरेट, ऐसे जो एजुकेशनल एकेडमिक टाइटल्स हैं वो अलाउड है। दूसरा मिलिट्री टाइटल्स, कर्नल लोग यूज कर सकते हैं, इवन रिटायरमेंट के बाद दे यूज देयर मिलिट्री रैंक्स, तो रैंक्स अलाउड है। दूसरा ये एजुकेशनल चीजें, तो मिलिट्री एंड एजुकेशनल अलाउड है। कुछ अवार्ड जो भारत सरकार दे सकती है वो अलाउड है, बट उनको भी कोर्ट ने ऐसा बोला है कि दे शुडंट बी यूज्ड एज प्रीफिक्सेस। किसी को अपने नाम के आगे पद्मश्री एबीसी नहीं लिखना चाहिए, कोर्ट बोलता है दैट दे शुड आल्सो अवॉइड दिस। सो क्या ये अवार्ड्स ओके हैं? ये अवार्ड्स आर्टिकल 18 का वायलेशन है? आंसर इज नो, दीज अवार्ड्स आर नॉट अ वायलेशन ऑफ द कोड ऑफ द आर्टिकल 18, ठीक है। ओके, सो वी आर डन विथ राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी हो चुका है। 14 to 18 इक्वालिटी के हमने देख लिया, 12 13 भी हमने देख लिया। सो अब कल की क्लास में 18 से ऑनवर्ड्स अप टू 32 विल ट्राई टू कंप्लीट, सो दैट फंडामेंटल राइट्स 2 क्लास में हमें करना था। आई होप 2 क्लास में हम लोग कर लेंगे। सो मैंने अभी जितना डिटेल में बताया इतनी डिटेल में ही आपने पढ़ना भी था। मैंने इसको एज अ सैंपल लिया बिकॉज फंडामेंटल राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सो आई डिडंट वांट टू लीव एनीथिंग। सो मैंने उसको काफी डिटेल में बताया। आई होप आप लोगों को कुछ फायदा हुआ। इफ यू गाइज like this and appreciate this, then make sure you share the session with all your friends so that everyone who wants to prepare for the CDS and CAPF exam can benefit from this. हम अगली क्लास में बाकी बचे हुए रिमेनिंग फंडामेंटल राइट्स को पढ़ेंगे। अब जो बच्चे टेलीग्राम पे लाइव क्लास देख रहे हैं उन लोगों से मैं जो अभी तक हमने पढ़ा उससे क्विज करूंगा, और जो बाकी बच्चे थे उससे क्विज करूंगा। सो अगर आप भी लाइव क्लासेस को अटेंड करेंगे तो क्लास में आके आप क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वन ऑन वन इंटरेक्ट करके हमसे। इट इज ऑल्सो फॉर फ्री, बट द ओनली थिंग दैट यू वुड रिक्वायर फॉर कमिंग टू द क्लासेस कि आपको टाइम पे आना होगा। जिस टाइम पे क्लास है टेलीग्राम चैनल पे सारे अपडेट्स आ जाते हैं जब क्लास हो रही है। तो थैंक्स ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।